हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नवोदय एकेडमी पर। वी आर नवोदयन कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम 6 महत्वपूर्ण 2 मार्क्स वाले वर्णनात्मक प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिसका आपके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस संख्या का और इस संख्या का लसा और मसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक अंक आपका लसा के लिए है और एक अंक आपका मसा के लिए है, क्योंकि ये सवाल आपका 2 अंक का है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम 25, 20 और ये जो संख्या है 10,530 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, जो मेरा 25, 20 है ये एक सम संख्या है, क्योंकि ये 0 पे समाप्त हो रही है। और हमें ज्ञात है कि जो संख्या 0, 2, 4, 6 एवं 8 पे समाप्त होती हैं वो संख्याएं कैसी संख्याएं होती है? सम संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये संख्या आपका 0 पे समाप्त हो रहा था, इसलिए हमने इसको सर्वप्रथम 2 से काटा। फिर 0 पे समाप्त हो रहा था तो फिर उसको हमने फिर 2 से काटा। और यहाँ पे देखिए जो संख्या आ रहा है ये क्या है? आपका 315 आ रहा है। 315 5 से भी कट रहा है। सर्वप्रथम इसको हमने 3 से काटा है, क्योंकि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल जो होता है 3 से विभक्त होता है तो संख्या 3 से कट जाती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका गुणनखंड कर लिया है। और इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है 10,530, इसका भी हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है उसको हम घात के रूप में लिख लिया है। तो देखिए, मसा निकालने का आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो हमारा संख्याएँ आ रही हैं उसको आप घात के रूप में लिख लीजिए, और वहाँ पे जो सबसे छोटा घात होगा दोनों में वही मसा में आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो मेरा 2 का घात है 3 है, यहाँ पे कितना है? 2 का घात 1 है। तो मसा में हमारा क्या आएगा? 2 का घात 1 आएगा। इसी प्रकार इसे देखिए 3 के घात में यहाँ 3 का घात 2 है, यहाँ पे क्या है? 3 का घात 4 है। तो हमारा मसा में क्या आ जाएगा? 3 के घात 2 आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो मेरा 5 है, 5 का घात 1 है, यहाँ पे भी 5 का घात 1 है, तो 5 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 2 पंजे 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया गया है। और 3 के घात 2 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणित 2, 3 गुणित 3, तो 3 गुणित 3 करेंगे 3 3 का 9 हो गया आपका। तो मसा क्या आ गया? 10 9 90। तो हमारा मसा क्या हो गया? 90 हो गया। अब हम लसा निकालेंगे। तो लसा के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है आपके लिए कि जो अधिकतम घात है उसको लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम घात क्या है? 2 के घात 3, तो हमने 2 के घात 3 ले लिया। वैसे यहाँ पे 3 के घात में देखिए तो अधिकतम घात क्या है? 3 के घात 4, तो हमने यहाँ 3 के घात पे 4 ले लिया। फिर वैसे ही 5 में देखिए तो 5 एक ही है, तो उस 5 को ले लिया गया। और उसके बाद जो संख्या बच रही हैं, जो दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, उसको भी ले लेना है। तो 7 और 13 को भी ले लिया गया। 2 के घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 के घात 4 का मतलब 3 का 4 बार गुणा, तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 में 3 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जेटिस 5 को उतार दिया गया है, और 13 7 91, तो यहाँ पे 91 लिख दिया गया है। अब इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। इस प्रकार हमने लसा और मसा दोनों निकाल लिया। अगले सवाल में हमें सिद्ध करना है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। तो विरोधाभास से सिद्ध करने के लिए हम उसके विपरीत मान लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। अब हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, तो वही लिख दिया गया है। इसके लिए हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तो परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार हम लिख सकते हैं कि 2√3 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें जहाँ p एवं q दोनों पूर्णांक हो। तो यहाँ पे उस कंडीशन को मेंशन कर दिया गया जहाँ p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है, तथा उसका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो भी यहाँ लिख दिया गया है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा है 2√, तो 2√3 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 × √3। तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? हमारा गुणा का चिन्ह है, तो उधर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है √3 बराबर p बटा में q गुणित 2।
तो अब क्यू और 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2Q आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा √3 है वो किसके बराबर हो गया P/2Q। अब उसके आगे हम लिख देंगे जो यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है, इस वैल्यू को ना लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि 2P एवं Q पूर्णांक है इसलिए इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख लेंगे P/2Q एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए जो मेरा ये √2 है, √2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, हमारा वहाँ क्या था √3, तो √3 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो जब बराबर लगा हुआ है तो दायां पक्ष का चीज़ बायां पक्ष के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा जो P/2Q है ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि P, Q और 2 ये तीनों की तीनों संख्याएं कैसी हैं, परिमेय संख्या हैं। और परिमेय संख्या पे हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमारा अल्टीमेटली परिमेय संख्या ही आता है। तो ये वाला पक्ष जो है हमारा दायां पक्ष वो परिमेय संख्या हो गया, और ये √3 के बराबर है तो √3 को भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हमें ये बात पता है कि √3 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, वही नेक्स्ट लाइन में लिखी गई है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे अब √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से परिमेय संख्या के बराबर आ रहा था तो उसको भी परिमेय होना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या, ये हमें पहले से पता होता है। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारी जो वैल्यू दी है ये 2√3 ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा था, हमारे गलत एजम्पशन की वजह से उत्पन्न हो रहा था, इस बात को आपको समझना था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, त्रिभुज हमारा क्या है ABC और इस पे बिंदु ले लिया गया D और E, तो इनको मिलाएंगे तो एक रेखाखंड मिलेगी, और रेखाखंड क्या है आपकी DE है। तो हमसे पूछ रहा है कि और BC के समांतर हो, तो BC के समांतर है तो यहाँ पे लिख दिया गया, हमें दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC। और जहाँ ये आपको समझ में आया कि ये जो है इसके समांतर है, ठीक है, तो आपका आधारभूत समानुपातिका प्रमेय लग जाएगा। तो आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AD/DB इक्वल टू AE/EC हो जाएगा, उसको यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है उस प्रूव करने वाले में देखिए हमारा AB और AC आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, AB और AC आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि हमें AD और AE चाहिए क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे AD और AE क्या है, चाहिए, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आ रही है इसको हमें हटाना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या कर लेंगे, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। तो व्युत्क्रम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा DB/AD और ये क्या हो जाएगा EC/AE। फिर हमने दोनों पक्ष में 1 जोड़ दिया है। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया गया। ठीक है, अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ने के बाद इसका क्या कर लिया, हमने लसा ले लिया। हमने इसका लसा ले लिया तो AD लसा आ जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका DB+AD बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा EC+AE बन जाएगा। ठीक है, अब यदि आप DB में AD जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए DB में जब हम ये DB है और ये आपका क्या है AD जोड़ेंगे तो हमारी ये पूरी भुजा प्राप्त हो जाएगी AB, और उसी तरीके से इधर हमारा क्या है AE है, और AE में क्या जोड़ेंगे EC जोड़ेंगे तो हमें पूरी भुजा क्या प्राप्त हो जाएगी AC। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसी चीज़ को लिख दिया गया है। तो आपका क्या हो गया AB/AD इक्वल टू AE/EC हो जाएगा। अब जो हमें प्रूव करना था, यदि उसमें देखेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो ऊपर दी हुई, तो हम फिर यहाँ पे इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि AD/AB इक्वल टू AE/EC, अतः सिद्ध हुआ। अगला सवाल जो है वो हमारा सेक्शन फार्मूला पर आधारित है। हमें 2 बिंदु दिया हुआ है और इन बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को यदि 2 संबंधित 3 के अनुपात में कोई बिंदु विभक्त कर रहा है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 2 बिंदु हमें दिया हुआ है A और B, और इसको जो हमारा ये बिंदु बीच वाला बिंदु है ये 2 संबंधित 3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभक्त कर रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं जैसा यहाँ पे आपका एरो लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 आपका किसके साथ जाएगा, यदि हम x निर्देशांक निकालेंगे तो इस 4 के साथ जाएगा, तो आपका यहाँ क्या हो गया 2 × 4,
और जो ये 3 है ये 7 के साथ जाएगा, सॉरी एक्स वाला लेंगे पहले ना, तो -1 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया। और इसके डिनोमिनेटर में ये जो दोनों वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू का सम होता है, तो यहाँ पे लिख दिया गया 2 + 3। उसी प्रकार से ये जो 2 है ये -3 के साथ जाएगा, तो क्या हो गया आपका 2 × -3। वैसे ही ये वाला 3 जो है ये 7 के साथ जाएगा, तो ये क्या हो गया 3 × 7, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम, तो क्या हो गया 2 + 3। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 2 चौक का 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। और इनका गुणा करेंगे 3 × -1 क्या होगा -3, तो यहाँ पे -3 लिख दिया गया। और जोड़ने पे 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 लिख दिया गया। इसी प्रकार इसमें ये आ रहा है -6 + 21 हो जाएगा। अब इन चिन्हों का गुणा कर दिया गया, तो हमारा 8 - 3 हो जाएगा। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये 5/5 हो गया। 5 से 5 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। और वैसे ही ये वाला देखिए 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 को 5 से भाग देंगे तो 15 3 हो जाएगा। अर्थात उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 1,3। अगला सवाल जो है वो हमारा त्रिकोणमिति से है। उसमें हमें दिया हुआ है यदि कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ से हमें पता है कि जो थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, जब 30 डिग्री होती है। तो यहाँ से हम लेंगे कि कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वह कॉसेक 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू हर जगह पुट कर देंगे, तो पुट करने पे हमें ये इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए cot 30 आ रहा है, तो cot 30 की वैल्यू क्या होगी √3, sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, और ये 1 एजिटी चल रहा है, तो यहाँ पे उसको उतार दिए। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, तो यहाँ पे लिख दिया गया √3/2। फिर हमने क्या किया, इसको लिखने के बाद ये डिनोमिनेटर में देखिए जो यहाँ पे 2 है, और ये 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो इसके बटा में क्या होगा आपका 1 होगा, तो लसा ले लेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, और इसका 2 में 1 में गुणा कर देंगे तो 2 प्राप्त हो गया, और ये √3 उसी तरीके से यहाँ पे उतार दिया गया। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हम क्या किए, ये जो 2 था यहाँ पे इस 2 को हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या आपका 2 + √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है आपका 2 + √3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ 2 + √3, और 1 से डिवाइड करेंगे तो यही प्राप्त होगा, तो √3 में इसका मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस ये 1 चला आएगा यहाँ पे। अब √3 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 2√3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये √3 × √3 हो जाएगा, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और ये +1 चल रहा था तो +1 यहाँ पे उतार दिया गया। अब 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिया गया। अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखिए, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, तो 2 कॉमन ले लिया गया, तो क्या यहाँ क्या बचा आपका √3 बचा। 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2 बचा। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है √3 + 2 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी क्या है 2 + √3। ये दोनों समान ही वैल्यू है, बस आगे पीछे लिखा है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी कट जाएंगी, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। तो ये जो सवाल में मैं संख्या दिया था इसका मान क्या हो जाएगा 2। अब हम अपने लास्ट सवाल की तरफ पहुंच चुके हैं। उसमें हमें 3 बिंदु दिया हुआ है जिनका निर्देशांक क्रमशः इतना, इतना और इतना है। तो हमें दिखाना है कि ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अर्थात हम यहाँ पे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। यदि उनमें से किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई, कोई 2 भुजा हो सकता है, ठीक है, ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे आपको, अगर बराबर हो गई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने यहाँ पे दूरी सूत्र लिख दिया। दूरी सूत्र क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे सूत्र लिख दिया। अब ए बी निकाल रहे हैं हम, तो ये इसका निर्देशांक है और इसका ये निर्देशांक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 क्या हो गया 6, x1 क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या बन गया आपका 6 - 5। वैसे ही हमारा y2 क्या हो गया 4 और y1 क्या है -2, तो ये क्या बन गया 4 - -2। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो आपका क्या बन गया 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस माइनस मिल के प्लस बन जाएगा, और ये क्या हो गया 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 के 36, तो 36 हो गया। और 36 में 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें 37 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब अगला हम AC निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए हमने क्या किया, ये हमारा A है, ये हमारा C है। तो यहाँ से हमने A की वैल्यू 7 और
बी की वैल्यू x2 जो है अकॉर्डिंगली 7 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे पुट कर दिए 7 - 5 का होल स्क्वायर। और वैसे ही ये वाला क्या हो जाएगा -2 और ये फार्मूला वाला जो ये माइनस है वो वाला यहाँ माइनस आ गया। फिर ये -2 y1 की वैल्यू हो जाएगी तो ये -2 हो गया। तो फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो आपका क्या बना 2 स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4। अब ये -2 + 2 मिलकर 0 हो जाएगा। ये हो गया 0 का स्क्वायर। तो ये जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा रूट में 4 और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मात्रक। अब वैसे ही हम BC का मान निकालेंगे तो ये B है और ये C है। तो x2 की वैल्यू 7 ले लिए, x1 की वैल्यू 6 ले लिए। तो ये क्या बन गया 7 - 6 का होल स्क्वायर। और वैसे ही y2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, हमने 4 मान लिया और y1 की वैल्यू क्या मान ली -2। तो ये क्या हो गया 4 - -2। तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया तो 4 + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया 1 + 6 के 36। तो ये भी √37 आ गया। तो ये वैल्यू √37 और इसके पहले ये √37, अर्थात AB और BC भुजा की लंबाई बराबर हो गई। तो वहाँ पे ये लिखवा दिया गया है बिंदु इतना इतना और इतना से बनने वाले त्रिभुज के 2 भुजाओं की लंबाई बराबर है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आशा करता हूँ आप वीडियो के लास्ट चरण तक बने हैं। यदि आप वीडियो के लास्ट चरण तक बने हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।